अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं ये है एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। उसने यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि ये बताएं कि किस क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करते हैं, यानी किस क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। एंड राइट अ को टर्मिनल एंगल ऑफ ईच, और जितने भी एंगल दिए हुए हैं हमने उसका को टर्मिनल एंगल जो है वो मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एंगल्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो ग्राफ देखना पड़ेगा। तो ग्राफ जो है इसमें ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, जैसा कि चैप्टर 5 में आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये एक्स एक्सिस जहाँ पर स्टार्ट होता है ये यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होता है। इसके आगे यहाँ पर वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, नेक्स्ट 180 डिग्री, नेक्स्ट 270 डिग्री, और नेक्स्ट जो है वो 360 डिग्री होता है। इसी तरह ये अगर हम आगे भी इसको बढ़ाना चाहें तो हर जो लाइन है इसके दरमियान 90 का जो है वो डिफरेंस आता है। जैसे 0 + 90 90, 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360। तो हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री जो है वो डिफरेंस रखता है। तो अगर कोई भी हमें वो एंगल दे जो कि 0 से लेकर 90 के दरमियान में आए तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। जैसे अगर वो हमें दे देता है 60 डिग्री, तो 60 जो है वो 0 और 90 के दरमियान में आता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर वो एंगल हमें दे देता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 और 180 के दरमियान में 120 जो है वो आता है, तो हम कहेंगे कि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो आएगा। इसी तरह वो एंगल जो 180 से 270 के दरमियान होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और जो 270 और 360 के दरमियान में होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। और ये जो है हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चलते हैं, यानी 0 90 180 270 360। तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो और ये ग्राफ हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जैसे वो +65 एंगल दे देता है, +120 एंगल दे देता है, यानी पॉजिटिव वाली। अगर वो हमें नेगेटिव में जो है वो वैल्यू देता है, जैसे -60 हो गया, -40 हो गया, -150, तो फिर हम जो है वो माइनस वाला ग्राफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें और ऊपर वाले ग्राफ में फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो है वो हम उसी तरह से 0 -90 -180 -270 -360 लिखेंगे, लेकिन ये ग्राफ उसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो वैल्यूज़ लिखी थी, इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी उसमें हमने ऊपर की तरफ 0 90 180 इस तरह लिखा था, इसमें हम नीचे की तरफ जो है वो चलते हैं, यानी 0 90 180 270 360। इसमें भी बेसिकली जो फ़र्क है वो 90 डिग्री का ही फ़र्क होता है, यानी 0 में 90 ऐड करें तो -90, फिर 90 ऐड करें तो -180, फिर 90 ऐड करें -270 -360। इसमें ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और ये जो हैं ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं। तो अगर यहाँ पर हमें वो कोई भी क्या उसे कहते हैं वैल्यू दे देता है, जैसे वो कहता है -40, तो -40 0 से -90 के दरमियान में आएगा, तो हम कहेंगे कि -40 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आए हाँ, अब हम देखते हैं कि जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है 65 डिग्री। तो 65 चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसलिए इसको पॉजिटिव ग्राफ में जो है वो देखेंगे। 65 जो है वो 0 और 90 के दरमियान में आएगा, क्योंकि 65 जो है वो यहाँ कहीं लाई करता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है 65। तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो मौजूद होगा। और को टर्मिनल एंगल हम किस तरह से निकालते हैं, को टर्मिनल एंगल निकालने का एक सिंपल सा तरीका, हम क्या करते हैं उसमें 360 डिग्री को ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो हम 360 ऐड कर देंगे तो हमारे पास
को टर्मिनल एंगल। जैसे 65 उसने हमें दिया हुआ था, उसमें 360 ऐड किया, 425 हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ गया इन दोनों को प्लस करने से कैलकुलेटर से। इसके बाद सेकंड जो उसने हमें क्वेश्चन दिया है वो 135 डिग्री दिया है। अब ये भी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ग्राफ में देखेंगे। अब 135 जो है वो 90 और 180 के दरमियान में आता है। 135 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए वही तरीका 135 जो उसने हमें दिया है उसमें 360 प्लस कर दो। प्लस करने से हमारे पास 495 जो है वो टोटल वैल्यू जो है वो आ जाती है। इसके बाद नीचे उसने क्वेश्चन नंबर जो सब क्वेश्चन 3 है इसमें -40 एंगल जो है वो दिया हुआ है। अब चूँकि साथ माइनस आ गया है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव वैल्यू वाले ग्राफ में देखेंगे। तो -40 अगर हम देखें तो 0 और -90 के दरमियान में कहीं -40, यानी -40 0 के आगे आएगा और -90 से पीछे आएगा। तो इसका मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका क्वाड्रेंट फोर्थ वाला है। और को टर्मिनल एंगल वही तरीका जो हमें उसने एंगल दिया है, इसमें 360 को ऐड कर दो तो हमारे पास जो है वो को टर्मिनल एंगल जो है वो निकल आएगा। 360 में से 40 माइनस किए तो 320 हमारे पास। अब 210 जो है हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको पॉजिटिव ग्राफ में देखेंगे। तो पॉजिटिव ग्राफ में 210 जो है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसलिए हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और को टर्मिनल एंगल मालूम करने का वही तरीका, 210 में 360 ऐड कर दें तो हमारे पास को टर्मिनल एंगल निकल आएगा। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है -150। अब ये माइनस है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस वाले ग्राफ में जो है वो देखेंगे। तो -150 90 के बाद आएगा और 180 से छोटा है -180 से, तो इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। -150 यहाँ कहीं पर लाई करेगा। तो हम लिखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमने ये लिख दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और को टर्मिनल एंगल मालूम करने के लिए -150 में 360 ऐड कर दिए तो हमारे पास टोटल 210 आ गया और 210 एंगल इसका को टर्मिनल एंगल होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो उसने हमें डिग्रीज में जो है वो वैल्यू दी हुई है और वो कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो अगर हम बात करें, अब ये पॉइंट से पहले जो हमारे पास होते हैं नंबर्स, ये हमारे पास डिग्री होगी, यानी 123 ये पॉइंट से पहले आ गया तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो डिग्री के सामने हमारे पास 123 डिग्री आ गया। अब ये जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 0.456, तो इसको हम मिनट के अंदर ले आएंगे। 0.456 इसको अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक डिग्री में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए पॉइंट वाली वैल्यू को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें जो पॉइंट से पहले नंबर होगा यानी 27, ये मिनट्स होंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उससे हम सेकंड्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास 123 डिग्री है और पॉइंट वाली जो वैल्यू है इससे हमने मिनट्स निकालने हैं। किस तरह से निकालने हैं, उसको सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिनट्स होंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उससे हमने सेकंड्स निकालने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली 27 वैल्यू है तो हम आगे लिख देंगे हैंस इट्स मिनट्स आर 27। और मिनट्स को जो है वो हम ऊपर एक जो लाइन है वो लगा कर हम ज़ाहिर करते हैं, यानी अगर ऊपर एक लाइन लगी होगी तो ये मिनट्स को ज़ाहिर करेगी। अब सेकंड्स किस तरह से हम निकालेंगे, तो सेकंड्स निकालने का क्या तरीका है कि हम ये जो हमारे पास मिनट्स में पॉइंट के बाद डिजिट आया है 0.36 को दोबारा से 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास सेकंड्स आएगी।
तो सेकंड चूँकि लास्ट वैल्यू है तो इसके पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू वो सेकंड के अंदर ही जो है वो आ जाएगी, हैंस इट्स सेकंड्स आर 21.6। और सेकंड को हम जो है वो दो लाइनों से ऊपर दो लाइनें लगाकर हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जब इकट्ठा आंसर लिखेंगे तो 123 डिग्री 27 मिनट्स और 21.6 सेकंड्स। तो हम ऊपर जो है वो मिनट की एक लाइन और सेकंड्स की दो लाइनें जो है वो लगा देंगे। ओके जी, अब हम नेक्स्ट उसी का पार्ट 2 देखते हैं। वो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। 58.7891 उसने हमें वैल्यू दे दी है। 58 जो पॉइंट से पहले है ये हमारे पास डिग्री आ गई, जो पॉइंट के बाद है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे। तो 47 जो पॉइंट से पहले वैल्यू है ये हमारे पास मिनट्स आ गए, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है 0.346 इसको दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। और सेकंड जो कि लास्ट वाली वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी उसी तरह लिख देते हैं, हैंस इट्स सेकंड्स आर 20.76। और जब हम आंसर लिखेंगे तो पहले डिग्रीज फिर मिनट्स और उसके बाद लास्ट पर सेकंड्स लिख देंगे। इसका तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो तीसरे पार्ट में 90.5678 उसने वैल्यू दी है। पॉइंट से पहले जो है ये हमारे पास डिग्रीज आ गई, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर 34 हमारे पास मिनट्स आ गए, और जो पॉइंट के बाद यहाँ पर वैल्यू आई है 0.068 इसको दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हैंस इट्स सेकेंड्स आर 4.08। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिग्री लिख लेंगे, फिर मिनट लिख लेंगे, फिर सेकंड लिख लेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब उसने हमें जो है वो डिग्री मिनट्स और सेकंड वाली जो है वो वैल्यू दे दी है, और वो इसको कह रहा है कि कन्वर्ट करें सिंपल डिग्रीज़ में। यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ये उसका उलट है, वहाँ पर हमने डिग्रीज़ को डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर हम डिग्री मिनट्स और सेकंड्स को सिंपल डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो वो किस तरह से, यहाँ पर 65 डिग्री तो ये उसी तरह 65 आ जाएगा, प्लस जो मिनट्स हैं उसको हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 यानी 3600 से, क्योंकि डिग्री में जो है वो 60 मिनट होते हैं और सेकंड में जो है वो 2 टाइम्स जो है वो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो जो है वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट होता है। तो 65 उसी तरह से मिनट्स को हमने 60 पर डिवाइड कर दिया, सेकंड्स को 60 मल्टीप्लाई 60 पर डिवाइड कर दिया। आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। तो 65 उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इनको डिवाइड करें 15 को 3600 पर तो ये आंसर आ गया। अब तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर। तो हमने डिग्री मिनट सेकंड्स को सिंपल डेसिमल डिग्रीज़ में, डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट हो, तो उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके जी, तो इसका जो सब क्वेश्चन 2 है उसमें हमें उसने 42 डिग्री 18 मिनट्स और 45 सेकंड्स दिए हुए हैं। डिग्री उसी तरह से आ गई, प्लस जो मिनट्स हैं उसको 60 पर डिवाइड कर दिया, और जो सेकंड्स हैं उसको 60 मल्टीप्लाई 60 पर डिवाइड यानी 3600 पर डिवाइड कर दिया। इसको एक दफ़ा 60 पर डिवाइड करना है, इसको 2 दफ़ा 60 पर डिवाइड करना है जो सेकंड्स हैं। तो 42 उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.3 आ गया, इनको डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ गया डिग्रीज़ में। अब नीचे उसने हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड्स जो है वो दिया हुआ है। तो 78 उसी तरह से आ गया, मिनट्स को हमने 60 पर, जो सेकंड्स है उसको 60 मल्टीप्लाई 60 पर डिवाइड कर लेना है। 78 उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आंसर, इनको डिवाइड करने से ये आ गया। अब इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 78.76 जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने पिछले भी जो क्वेश्चन किए हैं वो भी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस
तो उसने डिग्रीज़ में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। जो एंगल्स हैं, एंगल्स के बेसिकली दो यूनिट्स होते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियंस। हम न्यूमेरिकल्स में हमेशा रेडियन एंगल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा तरीका, डिग्री को π/180 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या उसे कहते हैं, रेडियंस में आएगा। तो 36 हमारे पास जो है वो एंगल था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 के साथ। अब 36 डिवाइडेड बाय 180 करें तो हमारे पास 1/5 आएगा, पाई साथ उसी तरह से, तो π/5 हमारे पास आंसर रेडियन में आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें उसने जो हमें वैल्यू दी हुई है 22.5 डिग्री दी हुई है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 180, इनको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास 1/8 आंसर आएगा। तो पाई उसी तरह से π/8 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 67.5 डिग्री, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो कटिंग के बाद आंसर आएगा 3π/8, तो ये हमारे पास रेडियन में इसका आंसर आ गया। तो हमने अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब उसने हमें रेडियन में आंसर दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, और वो कह रहा है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था π/180 से। तो अब अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उल्टा काम कर देते हैं, यानी 180/π से हम मल्टीप्लाई, उसमें हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई से कैंसिल हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारे पास 11.25 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड भी उसने हमें वैल्यू जो है वो रेडियन में दी हुई है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से कैंसिल, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 5 पर डिवाइड करें तो 396 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पर तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें 7π/6, तो इसको भी हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, जो आंसर आएगा उसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 210 जो है वो फाइनल आंसर यानी डिग्री में कन्वर्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है फाइंड आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ जो है वो मालूम करनी है। आर्क लेंथ बेसिकली क्या होती है, जो सर्कल की कर्व्ड जो लाइन होती है हम उसको आर्क कहते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर बेसिकली सर्कल का एक पार्ट जो है हम उसको क्या उसे कहते हैं, ये सेक्टर कहते हैं, और उसका एरिया जो है वो हम किस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इफ़ नीचे उसने जो क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ पर हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक आर्क लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आर्क लेंथ मालूम करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है उसने हमें आर दे दिया है, आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल यानी एंगल हमें दे दिया है थीटा इज़ इक्वल टू π/3 रेडियंस। तो उसने हमें थीटा दे दिया है और रेडियस जो है वो दे दिया है। तो आर्क लेंथ हमारे पास मालूम करने का जो फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L जो है ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर रेडियस और एंगल को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आर्क लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पर 6 है हमारे पास सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर 6 आ जाएगा। थीटा हमारे पास π/3 है, तो थीटा की जगह पर π/3 आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई, 6 को पाई से, पाई मतलब 3.14 इसकी वैल्यू होती है, तो 6 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.28। और चूंकि उसने यहाँ पर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब अगर रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर तो लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर ही आएगा।
तो इस तरह हमने आर्क लेंथ मालूम कर ली। दूसरा उसने कहा था एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का जो फार्मूला है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है, आर जो है ये रेडियस है, तो 1/2। उसी तरह से आर की जगह पर हमारे पास 6 उसने वैल्यू दी हुई है, तो आर की जगह पर 6 आ गया, आर का स्क्वेयर है तो 6 का यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा। और थीटा हमें उसने π/3 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पर π/3 वैल्यू आ गई। अब हम इसको जो है आपस में सॉल्व कर लेंगे। 1/2 उसी तरह से आ गया, 6 का स्क्वेयर 36 हो गया, और पाई हमारे पास 3.14 डिवाइडेड बाय 3 उसी तरह से। अब 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से और 3 से, यानी 2 3 दा 6, तो 6 से जो है वो इनको डिवाइड कर देना है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.85। और एरिया का यूनिट जो है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसलिए यहाँ पर चूँकि हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें उसने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसने आर की वैल्यू हमें दी हुई है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस है, और जो एंगल उसने हमें दिया है वो दिया है 5π/6 रेडियन। तो अब हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ वही फार्मूला L = r थीटा, L यहाँ पर आर्क लेंथ है, R की जगह पर उसकी वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, और थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू 5π डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्योंकि उसने हमें यूनिट सेंटीमीटर दिया था, तो इसलिए ये यूनिट यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का वही फार्मूला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो 1/2 उसी तरह से आर की जगह पर वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, तो चूँकि आर का स्क्वेयर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वेयर आ जाएगा, और पाई जो थीटा है उसकी जगह पर 5π/6 उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका स्क्वेयर जो है वो सॉल्व करेंगे, तो 1/2 उसी तरह से 4.8 का स्क्वेयर जो है वो 23.04 आ गया, और पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आ गया, मल्टीप्लाई 5π/6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पाई, यहाँ पर 2 पाई है, पाई स्क्वेयर मतलब 2 पाई हैं, तो उनमें से एक पाई से जो है वो हम काट देंगे, बाकी हमारे पास बचा 1/2 23.04। उसी तरह से जो एक पाई यहाँ पर बचा है उसकी वैल्यू हमने लगा दी 3.14 मल्टीप्लाई 5/6, क्योंकि ये पाई जो है यहाँ एक पाई से कट गया था, तो यहाँ पर पाई जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम 23.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर उसको डिवाइड करेंगे 6 से, और या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई, और हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.06, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर उसने यूनिट सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो एरिया का यूनिट आ जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री, अगर एक सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री हो, यानी जो हमें उसने एंगल दिया है थीटा दिया है वो 60 डिग्री दिया है, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दिया है वो 12 सेंटीमीटर। तो एंगल हमें उसने दे दिया 60 डिग्री और रेडियस हमें उसने दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो ये उसने जो वैल्यूज़ हमें दी हैं ये वो वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। हमने मालूम करना है फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, और हमने परसेंटेज मालूम करनी है टोटल एरिया के मुकाबले में, सर्कल के जो टोटल एरिया है उसके मुकाबले में जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो बनती है। तो इसमें उसने हमें एंगल और रेडियस दे दिया है, और वो कह रहा है कि परसेंटेज मालूम करें जो हमारे पास टोटल एरिया है उसके मुकाबले में जो सेक्टर का एरिया है उसकी परसेंटेज कितनी है, और दूसरे नंबर पर एरिया ऑफ सेक्टर बी मालूम करें। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को इस्तेमाल करके हम परसेंटेज जो है वो भी मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसने थीटा दिया हुआ है डिग्री में। तो हमने पहले भी बात की है कि जो एंगल है वो हम न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में हमेशा रेडियंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हमें एंगल डिग्रीज में देगा तो पहले हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो है वो हम उसको जो है वो क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो 60 डिग्री उसने हमें दिया हुआ है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 180 से कट करेगा तो 1/3 आ गया, पाई उसी तरह से, तो π/3 हमारे पास रेडियन की फॉर्म में वैल्यू आ गई। तो अब हम इस एंगल को जो है वो क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। हम डिग्री को क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री से आंसर जो है वो गलत आता है। तो अगर हमें उसने एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो पहले हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और रेडियस उसने हमें 12 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की और एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/2r² थीटा। आपने फार्मूले जो हैं ये याद कर लेने हैं, इस एक्सरसाइज में जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 1/2 उसी तरह से r यहाँ पर हमें उसने 12 सेंटीमीटर दिया है, तो r की जगह पर 12 और इसका स्क्वायर है r का, तो 12 का स्क्वायर आ गया। और थीटा की वैल्यू हमें हमारे पास जो है वो π/3 आई है, तो थीटा की जगह पर हम π/3 जो है वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम 1/2 उसी तरह से 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ गया, पाई की जगह पर उसकी वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3। अब हम ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो आएगा। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का अगर हमने एरिया मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 होती है, आर हमें उसने यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर हम 12 लिख देंगे और आर का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ गया, 3.14 उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर सेक्टर का एरिया भी हमने निकाल लिया है और जो हमारे पास सर्कल का एरिया है वो भी हमने मालूम कर लिया है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमने मालूम करनी है, तो सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला होता है, यानी हमारे पास जो छोटा एरिया है, छोटी वैल्यू है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, यानी टोटल सर्कल। सेक्टर जो है ये सर्कल का एक छोटा हिस्सा होता है। अगर हम सेक्टर की बात करें, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल ये सेंटर इस सर्कल का, तो इसकी कोई भी छोटा हिस्सा, मतलब ये जो है ये बेसिकली सेक्टर कहलाएगा। जो दो रेडियस और एक जो है वो आर्क पर मुश्तमिल होता है तो ये सेक्टर कहलाता है। तो अगर हमने परसेंटेज इसकी मालूम करनी है तो सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, यानी टोटल सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको जो है वो फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देंगे। जो सेक्टर का एरिया हमने मालूम किया था वो 75.4 था, जो सर्कल का एरिया मालूम किया था वो 452.16 था, मल्टीप्लाई बाय 100 उसी तरह से। अब 75.4 को 100 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उसको 452.16 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ गया 16.67%। तो ये हमने परसेंटेज जो है वो निकाल दी। तो पीछे हमने जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, यहाँ पर परसेंटेज। तो उसने दो ही चीज़ें हमसे जो है वो पूछी थी, तो दोनों जो है वो हमने यहाँ पर मालूम कर दी हैं।
नेक्स्ट हमें जो उसने क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। दोबारा से हमने परसेंटेज मालूम करनी है, ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमने परसेंटेज मालूम करनी है। तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। तो फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमने सेक्टर का परसेंटेज एरिया मालूम करना है, सबटेंडेड एट एन एंगल π/8 रेडियन। तो यहाँ पर उसने हमें एंगल दे दिया है π/8, लेकिन यहाँ पर रेडियस जो है वो हमें उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ एंगल जो है वो हमें दिया है। पिछले क्वेश्चन में उसने रेडियस और एंगल दोनों चीज़ें दी थी, इसमें उसने सिर्फ एंगल जो है वो दिया है π/8, रेडियस जो है वो हमें नहीं दिया। तो हम उसी तरह से यहाँ पर दोनों फार्मूले जो है वो लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला 1/2 r² थीटा, और एरिया ऑफ सर्कल जिसका फार्मूला है πr²। तो दोनों हमने यहाँ पर लिख लिए, सेक्टर का एरिया भी और सर्कल का एरिया भी। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 r की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो r² उसी तरह से आ गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/8, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने π/8 जो है वो लगा दी। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 1/2 उसी तरह से, पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 8 उसी तरह से आ गया। r² हम लास्ट पर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको एक साइड पर जो है वो कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0.19625, और r² जो है वो साथ उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14, और r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो r² उसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने मालूम कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल भी मालूम कर लिया, तो इसको परसेंटेज वाले जो है वो फार्मूले में लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी परसेंटेज मालूम करने के लिए यूज़ किया था। तो ऊपर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है 0.19625 r², और नीचे आ गया एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास 3.14 r² निकला था, मल्टीप्लाई बाय 100 उसी तरह से। अब यहाँ पर अगर हम देखें r² से कैंसिल हो गया, 0.19625 को 100 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 3.14 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6.25 आ गया, और ये चूँकि परसेंटेज तो साथ परसेंटेज का जो है वो साइन लग गया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि जो हमारे पास सेक्टर का एरिया है वो 6.25% है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वो कह रहा है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसने एक सेक्टर हमें दे दिया है, यानी सर्कल का एक पार्ट हमें दे दिया है, और वो कह रहा है ये आपके पास सेक्टर है, इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और इसका जो सेंट्रल एंगल है ये 150 डिग्री है। तो उसने हमें इस सेक्टर का रेडियस भी दे दिया है और इस सेक्टर का एंगल जो है यानी सेंट्रल एंगल वो भी दे दिया है। दिस सेक्टर इज़ कट आउट, यानी इस सेक्टर को हमने इस तरह से काटा है, एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और हमने इसको बेंड किया है ताकि ये एक कोन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। अब वो आगे कह रहा है कि मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ इट्स स्लांट हाइट। तो इसकी जो कोन की सीधी हाइट होगी एक तो हमने वो मालूम करनी है, एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो जो बेस है उस कोन की उसका रेडियस जो है वो हमने मालूम करना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह का एक टुकड़ा जो है पेज का हम जो है वो काट लेते हैं, और काट कर हम क्या करते हैं इसकी जो हमारे पास रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री जो है वो पूरा जो है वो मैंने काटा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक कोन की शक्ल में जो है वो कवर करते हैं। तो मैंने इसको कर्व किया एक कोन बनाने के लिए, इसको बेंड किया एक कोन बनाने के लिए।
तो इस तरह ये मेरे पास जो है ये एक कोन बन गई। तो स्लांट हाइट इसकी ये वाली जो हाइट होगी वो मैंने मालूम करनी है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जो इसका रेडियस था, जो हमने जब इसको खोला तो जो इसका रेडियस था 12 सेंटीमीटर, उतनी ही लंबाई में इसकी हाइट जो है वो बनेगी। यहाँ पर देखें तो इसकी हाइट जो है वो उतनी ही बनी है जितना इसका रेडियस है। तो इसका मतलब कि हाइट तो 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो स्लांट हाइट है, चूँकि इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर था तो जितना रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट जो है वो निकली है। तो यहाँ पर हमने दूसरा मालूम करना है इसका कोन का जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस कितना होगा। तो ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक तो इसकी हाइट कि इसकी हाइट कितनी बनेगी, और दूसरे नंबर पर इसका रेडियस जो है, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस जो है वो कितना बनेगा। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें जो एंगल दिया हुआ है वो 150 डिग्री दिया हुआ है, और हम इस एक्सरसाइज में पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें जहाँ पर भी एंगल डिग्री मिलेगा पहले हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको जो है वो एक्स क्वेश्चन में जो है वो यूज़ करना है। तो 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही मेथड, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर 150 जो है 180 पर जब हम इसको काटते हैं तो 5/6 पाई साथ उसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास रेडियन में वैल्यू आ गई, और उसने हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं विच इज़ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो जो हम कोन बनाएंगे वो कितनी, उसकी हाइट कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे हमने ये जो है कोन बनाई थी तो ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो जो हमारे पास कोन बनेगी उसकी जो हाइट बनेगी वो रेडियस के बराबर होगी, जितना रेडियस है उतनी ही लंबाई होगी इस कोन की। तो स्लांट हाइट जो हमने मालूम करनी थी वो तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमने इसका रेडियस मालूम करना है कोन बनाकर, यानी ये कोन है तो इसके सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है वो रेडियस बेसिकली हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये इसका सर्कुलर पार्ट, तो इसका डायमीटर टोटल होगा, और हाफ जो होगा सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो इसका रेडियस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास आर्क है, ये जो कर्व्ड पाथ है, इसकी हम लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो आर्क है इसकी लेंथ टोटल कितनी है। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे आर्क लेंथ L = r θ, जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। R यहाँ पर हमें उसने 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा हमने जो निकाला है 5π/6 निकाला है। अब इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आंसर आ गया, पाई उसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये इस आर्क का क्या उसे कहते हैं, लेंथ जो है वो हमारे पास निकल आएगी। ये जो हमारे पास आर्क की लेंथ कितनी निकली है, 10 पाई। अब यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, यानी कोन का जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल होगा आर्क लेंथ के। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास आर्क लेंथ है टोटल, तो जब हम इसकी कोन बनाते हैं तो कोन बनाने पर ये जो सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये बाहर वाली बाउंड्री सारी, ये सर्कमफेरेंस है, एक चक्कर पूरा सर्कमफेरेंस। तो अब जारी बात है जितनी आर्क की लेंथ होगी उतनी ही सर्कमफेरेंस की भी लेंथ होगी ना, क्योंकि उसी आर्क को हमने कर्व करके ये जो सर्कमफेरेंस है ये बनाई है। तो इसका मतलब कि जितनी आर्क की लेंथ है उतनी ही सर्कमफेरेंस की भी लेंथ है, बस हमने उसको कर्व किया है तो ये वही आर्क ही। तो इसका मतलब कि आर्क लेंथ जो है ये इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, यानी जो हमने कोन बनाई है उसकी सर्कमफेरेंस, यानी जो उसकी बाउंड्री वॉल है उसके। तो आर्क लेंथ हमने 10 पाई जो है वो निकाली थी। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। किसी भी सर्कल की अगर हमने सर्कमफेरेंस मालूम करनी हो तो हम 2πr जो है वो फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर r रेडियस हमने मालूम करना है, 2π इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा। 2 जब 10 के साथ डिवाइड होगा तो 5 हमारे पास आंसर। तो चूँकि हमारे पास यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है
तो इसलिए यहाँ पर आर के साथ जो यूनिट आ जाएगा वो सेंटीमीटर। तो जो स्लांट हाइट है वो तो रेडियस के इक्वल यानी 12 सेंटीमीटर ही होगी, और जो हमारे पास रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इसके लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करने हैं, और बाकी जो हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।